अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शकील खान। आज के प्रोग्राम इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस। नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब के साथ तकाफुल के मौजू पर गुफ्तगू की थी। तकाफुल के मौजू पर ये गुफ्तगू हमारी आज भी जारी रहेगी। आगाज़ करते हैं एक ऐसे सवाल से कि जो एक आम नाज़र, हमने तकाफुल कंपनियों के माखज़ पर, उनके स्ट्रक्चर पर, उनके अक़्द पर, उनके कॉन्ट्रैक्ट पर गुफ्तगू की थी। लेकिन आज गुफ्तगू का आगाज़ जो हम करेंगे वो इस बात से कि एक आम सामे, एक आम नाज़र, एक आम देखने वाला जो है वो किस तरह से तकाफुल को लेता है। मुफ्ती साहब, आज हम अपनी बात का आगाज़, ताकि एक आम नाज़र की भी दिलचस्पी पैदा हो इस सारे गुफ्तगू के अंदर। सर, हम तकाफुल पॉलिसी ले लेते हैं, लाइफ पॉलिसी तकाफुल की, तो जब ज़कात देने का टाइम आता है तो क्या हमें इस पर ज़कात देनी पड़ेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं दोबारा आपका और आपके इदारे का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने दोबारा से खिदमत का मौका दिया, और हम बार बार खिदमत का मौका देते रहेंगे आपको। हम ये दरख्वास्त करते रहेंगे कि हम बार बार आपके साथ प्रोग्राम करते रहें। इंशाअल्लाह इतने खूबसूरत सवालात और इतना बेहतरीन प्रोग्राम जो आप कर रहे हैं, जिससे वो टॉपिक्स आप ले रहे हैं जो कि अवामुन्नास के फ़ायदे के लिए है, जनरल पब्लिक के बेनिफिट में है, तो इंशाअल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने जो तकाफुल के मुताल्लिक जो सवाल उठाया है, ख़ास तौर पे उन पॉलिसी होल्डर्स के लिए जिन्होंने इसकी पॉलिसी ली हो, तो अब क्या उसके ऊपर ज़कात लागू होगी कि नहीं होगी। तो हम इस चीज़ को दो हिस्सों में कर सकते हैं। एक को हम कह रहे होते हैं जनरल तकाफुल, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस हुआ था, और एक को हम फैमिली तकाफुल कहते हैं। अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं फैमिली तकाफुल की, तो जो कि लाइफ इंश्योरेंस का शरिया ऑल्टरनेट है, तो उसका नाम लाइफ तकाफुल नहीं है, बल्कि उसका नाम फैमिली तकाफुल है। अच्छा, फैमिली तकाफुल की जो पॉलिसी होती है उसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है इन्वेस्टमेंट का, और दूसरा पार्ट वो होता है जो कि वक्फ में चले जाता है। ठीक है। जो वक्फ है शरीयत के वक्फ, जिसका जिक्र हमने पिछले प्रोग्राम में किया था। अच्छा, चूँकि ये दो हिस्सों में तकसीम होता है, इसलिए जो चीज़, जो पैसे, जो कंट्रीब्यूशन जो पॉलिसी होल्डर देता है साल में या 6 महीने में या क्वार्टरली दे रहा होता है, तो जब जितने पैसे उसमें से वक्फ में चले जाते हैं, तो वक्फ के ऊपर शरीयत के एतबार से ज़कात लागू नहीं है। अगर कोई वक्फ पूल है या कोई वक्फ इदारा है, तो उसके ऊपर शरीयत के एतबार से ज़कात लागू नहीं है, वो ज़कात से एग्जेम्प्टेड है। अच्छा। तो लिहाजा जो पैसे वक्फ में अंदर चले गए तो उस पर तो ज़कात नहीं है। अलबत्ता जो पैसे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में गए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट को हम कह रहे होते हैं अपनी इस्तिलाह में पार्टिसिपेंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट, PIA कहते हैं। इसका जिक्र पिछले प्रोग्राम में भी हुआ था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, चूँकि ये ओन बाई दी पार्टिसिपेंट पॉलिसी होल्डर होता है, लिहाजा जब ज़कात की तारीख़ आएगी तो पॉलिसी होल्डर की ये जिम्मेदारी है कि वो तकाफुल कंपनी से ये पूछे कि उसकी यूनिट वैल्यू कितनी है। जितनी यूनिट वैल्यू होगी उसका 2.5% के एतबार से उसको ज़कात देना होगा, जबकि ज़कात के दूसरे क्राइटेरिया मुकम्मल हो रहे हों। ये तो है फैमिली तकाफुल के हवाले से कि जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट पोर्शन पे ज़कात है, जो रिस्क पोर्शन यानी वक्फ पोर्शन है उसके ऊपर कोई ज़कात नहीं। जनरल तकाफुल में जो 100% कंट्रीब्यूशन वो वक्फ में चले जाता है, वो इन्वेस्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट वहाँ नहीं है। तो लिहाजा चूँकि 100% कंट्रीब्यूशन वक्फ में चला गया, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। तो लिहाजा अगर किसी की जनरल तकाफुल की पॉलिसी है और चाहे उसने एक बहुत बड़ी अमाउंट दी हुई है, लेकिन अगर ज़कात की तारीख ड्यूरिंग दी पॉलिसी ईयर अगर आ गई है, तो उसके ऊपर कोई ज़कात लागू नहीं। मतलब जो बात मैं समझाऊँ मुफ्ती साहब, वो ये कि जनरल पॉलिसी में आपके ऊपर कोई ज़कात वाजिब नहीं है, नहीं देंगे उसमें, चाहे कितना बड़ा अमाउंट भी जमा कराया हो। और फैमिली तकाफुल में भी जो आपने वक्फ में दिया है वो तो ज़कात से मुस्तस्ना है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है आपका, उस पर आपको उस डेट को या उससे पहले मालूम करना पड़ेगा कि आपके यूनिट की वैल्यू क्या है, और उस वैल्यू के एतबार से आपको ज़कात देनी पड़ेगी अगर आप बाकी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। अच्छा, इसमें ये एक ज़िम्नी सवाल ये पैदा नहीं होता कि कहीं हमें इस तकाफुल कंपनी को हमें बताना चाहिए कि जनाब तुम्हारे यूनिट की वैल्यू हर
महीने या कोई ऐसा प्रोसीजर, इनको कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये सिस्टम डेवलप्ड है, अच्छा। ऑलरेडी इस पे काम हुआ है। और चूँकि तकाफुल आमतौर पे फैमिली तकाफुल किसी एजेंट के थ्रू ही, किसी वकील के थ्रू ही लिया जाता है, ठीक है। उसमें सर्विस हासिल की जाती है कंपनी के किसी रिप्रेजेंटेटिव से। तो आमतौर पे हमारे जो फैमिली तकाफुल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एक सर्विस देते हैं कि जैसे ही पहली रमज़ान आती है तो वो आपको मैसेज के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए वो आपको बता देते हैं कि आपकी पॉलिसी की यूनिट वैल्यू ये है। और ये तो होता है पहली रमज़ान को, क्योंकि आम तौर पे लोग रमज़ान में ज़कात निकाल रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, इसके अलावा भी किसी की ज़कात की तारीख़ बिलफर्ज़ पहली ज़ीक़ादा है, तो वो उस वक्त कंपनी में फ़ोन करके उस एजेंट के थ्रू या उस कंपनी में फ़ोन करके, ईमेल करके जाकर मालूम कर सकता है कि उसकी वैल्यू क्या है। तो कंपनी इसमें 100% सपोर्ट करती है, जो तकाफुल कंपनी होती है। वो सब तकाफुल कंपनी जो हमारी हैं, इसलिए कि हमारे लोगों का उलमा पे बड़ा एतमाद है, और स्पेशली जो आपका इदारा है दारुल उलूम कराची, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा एतमाद लोग करते हैं। कोई तकाफुल कंपनी, कोई विंडो तकाफुल किसी आलिम दीन की निगरानी के बगैर भी काम कर सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर, बल्कि इस वक्त मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में तकरीबन ये स्ट्रक्चर है कि आलिम दीन के बग़ैर, मुस्तनद आलिम दीन के बग़ैर कोई भी तकाफुल कंपनी काम नहीं कर सकती। उसकी ज़िम्मेदारी है कि जब वो तकाफुल शुरू करना चाहती है तो या तो वो शरिया एडवाइज़र रखे या अपना शरिया बोर्ड बनाए। इन दो में से कोई चीज़ उसको करनी होगी। वो जो शरिया बोर्ड बनेगा उसके अंदर उलमाए किराम होंगे। जो शरिया एडवाइज़र होगा वो आलिम दीन होगा, बल्कि हमारा जो तकाफुल रूल्स 2012 जिनका हमने पहले भी जिक्र किया, तो उसकी रेगुलेशन के मुताबिक कोई तकाफुल कंपनी जब भी काम शुरू करना चाहेगी तो उसको एक आलिम दीन रखना होगा जिसने तखस्सुस फिल इफ्ता किया हो। तखस्सुस फिल इफ्ता ये फतवा नवीसी का एक कोर्स होता है, और ये ज़रूरी है कि कोई भी तकाफुल कंपनी काम करना चाहे तो उसको एक आलिम दीन और मुफ्ती की खिदमत हासिल करनी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इदारे हैं इसको प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करते हैं। जितनी भी तकाफुल कंपनियां हैं, हर तकाफुल कंपनी चाहे वो फुल फ्लेज हो, चाहे वो विंडो तकाफुल कंपनी हो, उसने अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए दीन और मुस्तनद उलमाए दीन को अपने पास बतौर शरिया एडवाइज़र का रखा है। और जो शरिया एडवाइज़र होता है, जब तक वो प्रोडक्ट अप्रूव नहीं करेगा उस वक्त तक प्रोडक्ट मार्केट में नहीं आ सकती। शरिया एडवाइज़र की रूलिंग बाइंडिंग होती है तकाफुल कंपनी के ऊपर। तकाफुल चाहे वो फुल फ्लैश तकाफुल कंपनी हो या विंडो तकाफुल हो, तकाफुल के मैटर में जो शरिया एडवाइज़र ने शरी हुक्म बताया, तकाफुल कंपनी के लिए उसको मानना ज़रूरी होता है। फिर शरिया स्कॉलर्स अपनी टीम भी डेवलप करते हैं। जाहिर है कि स्टार्ट में हो सकता है कि एक शरिया स्कॉलर हो जो कि किसी तकाफुल कंपनी की निगरानी कर रहा हो। बाद में जब काम बढ़ता है तो पूरा डिपार्टमेंट होता है जो कि शरिया कंप्लायंस का पूरा डिपार्टमेंट होता है। उसमें उलमाए किराम भी होते हैं, उसमें शरिया ऑडिटर्स भी होते हैं, उसमें शरिया ऑडिटर्स भी होते हैं, उसमें दीगर भी शोबों के जिम्मेदार होते हैं। जी बिल्कुल। मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जितनी पुरमगज़ गुफ्तगू है, जितनी खूबसूरत गुफ्तगू है, और तकाफुल के हवाले से अभी आपने जिक्र किया कि तखस्सुस होता है फतवा देने में, जो स्पेशलिटी है, जो उनका मास्टर में समझ लीजिए, या जिसमें तखस्सुस किया जाए, वो फतवा नवीसी या फतवा देना। जी जी बिल्कुल। तखस्सुस फिल इफ्ता कहलाता है। तखस्सुस फिल इफ्ता। जी। तो मेरे लिए तो एक बड़ी खुसूसियत की बात यह है कि जनाब मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब दारुल उलूम कराची के जो फतवा देने का इदारा है उसके भी आप मेंबर हैं। तो इस हवाले से ये बड़ा अहम काम है कि जो आप अंजाम देते हैं। इब्राहिम साहब, एक इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, तकाफुल वाकई कराना चाहिए? इसको मैं इस एतबार से बयान करूँगा कि दो किस्म के अफराद हैं या दो किस्म के इदारे हो सकते हैं। एक वो इदारा है या एक वो फ़र्द है जो ऑलरेडी इंश्योरेंस कराता है और उसने अपनी एसेट्स या अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराया हुआ है। ठीक है। तो ऐसे अफराद के लिए तो शरई हुक्म ये है कि वो तकाफुल कराए, और क्योंकि उसकी ज़रूरत है, ऑलरेडी उसका बिज़नेस को, उसकी नेचर ऐसी है कि उसको इंश्योरेंस कराना है। ठीक है। उसके एसेट्स हैं, उसका कारोबार है, तो वो इंश्योरेंस कराता है, तो उसको तो तकाफुल कराना चाहिए। शरई उसकी ज़िम्मेदारी है कि जो जायज़ मुतबादिल है इंश्योरेंस का, उसको वो अडॉप्ट करे। इसी तरीके से अगर किसी शख्स ने पॉलिसी ली हुई है और वो समझता है कि मुझे लाइफ इंश्योरेंस कराना चाहिए, तो ऐसी सूरत में उसको तकाफुल कराना चाहिए।
ये तो है उन लोगों के लिए जो कि ऑलरेडी इसके साथ डील कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ऐसे लोग जो होते हैं जिन्होंने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं की, तो मैं उनसे ये अर्ज़ क्या करता हूँ कि तकाफुल को स्टडी ज़रूर करें और उसको एनालाइज़ करें कि उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और चूँकि ये अपने आप को नुकसान से बचाने का एक सबब है, लिहाजा जर्नल तकाफुल में नुकसान से चूँकि अपने आप को बचाया जाता है, तो लिहाजा अगर कोई एसेट ऐसे हों कि जिसकी कवरेज कराना बाद में फ़ायदे का सबब हो, तो उसकी कवरेज करानी चाहिए। लेकिन मुफ्ती साहब, अवेयरनेस की बड़ी कमी नज़र आती है, लोगों में तकाफुल के बारे में मालूमात ना होने के बराबर है। तकाफुल कंपनियां शायद अपने बजट का बहुत कम हिस्सा पब्लिसिटी पे खर्च करती हैं, जिसकी वजह से लोगों को तकाफुल का पता ही नहीं है कि तकाफुल है क्या। जी, इसकी एक वजह तो ये है कि तकाफुल पाकिस्तान के अंदर इतना पुराना नहीं है। तकाफुल रूल्स 2005 ये 2005 के अंदर आए हैं। इसके बाद ही तकाफुल की कंपनियां आई हैं और इन्होंने यहाँ पर काम किया है। और सेकंड बात यह है कि मैं एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगा, वो ये है कि जो इस्लामिक बैंकिंग होती है, इसी तरीके से जो तकाफुल कंपनीज़ होती हैं, तो एक वजह होती है कि जिसकी वजह से ये मार्केटिंग बहुत कम कर रही होती हैं जी। इसकी वजह ये है कि इनकी भी एक कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी की हद तक वो तकाफुल कर सकती हैं, इससे ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं है। बहुत सारी तकाफुल कंपनी मार्केटिंग भी करती हैं अपनी हद तक, जितना बिज़नेस वो अंडर राइट कर सकते हैं उतने बिज़नेस की वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि इस्लामिक बैंकिंग हो या तकाफुल हो, इसके अंदर ऑलरेडी इमोशनल फैक्टर इनबिल्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी लोग रुजू करते हैं, मतलब ये कि तो लिहाजा ये इदारे चूँकि इनके पास ऑलरेडी इतना रुजू है, तो इसलिए हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा कि वो जर्नल अवेयरनेस सेशन करेंगे और कोई ऐसे ट्रेनिंग सेशन होंगे कि जिसमें लोगों को बुलाया जाएगा, इसलिए कि इन कंपनीज़ के पास अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इतना रुजू है इमोशनल फैक्टर इनबिल्ड होने की वजह से। तो इसलिए मार्केटिंग का बजट इस एतबार से अवेयरनेस के लिए बहुत कम होता है। लेकिन मैं ज़रूर आपके इस चैनल के थ्रू तमाम तकाफुल कंपनियों, चाहे वो फुल फ्लेश तकाफुल कंपनीज़ हों, चाहे वो विंडो तकाफुल कंपनीज़, उनसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी मार्केटिंग का एक बजट अवेयरनेस के लिए भी रखना चाहिए, और आम आदमी के लिए, जिसमें हम जो है वो पब्लिक फोरम्स पे जाकर तकाफुल के सेशन करें। माशाल्लाह इसमें आपने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि एक ऐसा सेशन आपने रखा कि जो आपके चैनल के थ्रू एक बहुत बड़े नाजरीन हैं, जो आपके चैनल के व्यूअर्स हैं, तो उन तक पहुँचेगा। तो इस तरह के सेशन जो है मैं समझता हूँ कि मौजूदा तकाफुल कंपनियों को, और ख़ास तौर पे अब जो विंडो तकाफुल कंपनियाँ आई हैं, उनको चाहिए कि हर शोबाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद तक तकाफुल का पैगाम पहुँचना चाहिए। एक अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ जिक्र किया था कि तकाफुल कंपनियां, एक तो हम अपने पूल में ले जाते हैं पैसा, जो वक्फ पूल में ले जाते हैं, दूसरा हम इन्वेस्टमेंट में ले जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट, ये तो टोटली डिस्क्रिशनरी पावर है कंपनी का, तो क्या इसमें भी आप लोगों का कोई रोल होता है कि जनाब इसको देखें कि ये शरिया बेस इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही? तकाफुल कंपनियां जो हैं वो शरिया बेस इन्वेस्टमेंट कर रही हैं या इसी तरह से कहीं पर भी पैसा लगा रही हैं? जी, आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी अल्हम्दुलिल्लाह कि अब तक जितनी तकाफुल कंपनियां काम कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर, उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन होता है वो 100% शरिया कंप्लाइंट होता है। और किसी भी इन तकाफुल निगरानी भी आप लोग करते हैं? उसकी निगरानी भी जो शरिया एडवाइज़र होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है, जो शरिया बोर्ड होता है और जो शरिया कंप्लाइंस डिपार्टमेंट की जो टीम होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसको वक्तन फ़वक्तन चेक करें। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है कि वो कौन से एवेन्यूज़ हैं कि जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, तो वो एवेन्यूज़ बताए जाएं और इन एवेन्यूज़ की आगाही फराम की जाए। इन्वेस्टमेंट करने वाले जो कंपनी के लोग होते हैं उनको बताया जाए। मिसाल के तौर पे हम अपनी कंपनी को बता रहे होते हैं कि जो इस्लामिक बैंक हैं उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, सुकूक आप परचेज़ कर सकते हैं, आप इस्लामिक म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, अप्रूव्ड इक्विटीज़ के अंदर आप कर सकते हैं, कोई इस्लामिक रीट है तो उसके अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह के एवेन्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह आज की तारीख़ में मौजूद हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर तकाफुल का बिज़नेस ग्रो भी करेगा तो हमारे पास इतने एवेन्यूज़ मौजूद हैं कि हम शरिया कंप्लाइंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कंपनियां भी जहां आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो कंपनियां भी शरिया बेस्ड कंपनियां होंगी। ऐसी कंपनियां मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में ऐसी कंपनियां मौजूद हैं। और जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप अगर उसको इस्लामिक तरीके से करना चाहें तो आप इस्लामिक तरीके से कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस वक्त ऐसी बहुत सारी म्यूचुअल फंड्स
जो कि इस्लामिक म्यूचुअल फंड्स हैं, उनके पोर्टफोलियो को भी देख सकते हैं कि बिलियंस में उनके पोर्टफोलियो हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट शरिया कंप्लाइंट है। क्या हमारा जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन होता है उसका रिटर्न इतना अच्छा होता है कि हम अपने जो पॉलिसी होल्डर्स हैं उनको मुतमईन कर सकें? इसमें मैं अर्ज़ करूंगा 2 पॉइंट। नंबर 1 पॉइंट ये है कि हिस्टोरिकल रिटर्न्स जब आप देखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मुनासिब हैं और हम कंपेयर कर रहे हैं और हम जो है वो जो है देख रहे हैं कन्वेंशनल के रिटर्न को भी और इस्लामिक के रिटर्न को भी। अल्हम्दुलिल्लाह दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, बल्कि बाज़ सूरतों में इस्लामिक में जो हिस्टोरिकल रिटर्न्स मिले हैं वो ज़्यादा मिले हैं। अच्छा। अलबत्ता एक और फैक्टर है जिसको हमेशा हर इन्वेस्टर को समझना चाहिए, वो ये है कि जब भी हम शरई तरीके से सरमायाकारी करेंगे किसी भी इदारे के साथ तो वो फिक्स रिटर्न की बुनियाद पे नहीं होगा, उसमें लॉस का भी एलिमेंट है, उसके अंदर जो प्रॉफिट का रिटर्न है वो इसकी वेरिएबल होने का भी एलिमेंट शामिल है। तो लिहाजा ये मुमकिन है कि किसी एक पीरियड में रिटर्न कम आया, अगले पीरियड में ज़्यादा आ गया, और ये हुआ तो कभी नहीं, लेकिन लॉस भी हो सकता है इन सारी चीज़ों में। जब से इस्लामिक बैंकिंग या तकाफुल ने काम शुरू किया है तो प्रैक्टिकली अभी तक लॉस इस वजह से नहीं आया कि ऐसे सरकमस्टेंसेस नहीं आए हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी मौजूद है कि इसके अंदर लॉस आ सकता है और ये अपने क्लाइंट को बताते हैं, और ये अपने क्लाइंट को बताया जाता है और हर क्लाइंट को बताते हैं, उसको पता होता है कि जी मेरा लॉस भी हो सकता है। जी बिल्कुल। और हमारी जो इलस्ट्रेशंस होती हैं उसमें एक तो ये चीज़ लिखी होती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन है ये गारंटीड नहीं है। सेकंड, हम जो अपने रिटर्न को हम बता रहे होते हैं तो उसमें हम उनको क्लियरली लिखते हैं कि ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ये गारंटीड नहीं है। ठीक है, ताकि उसको ये पता हो कि ये एक्सपेक्टेड है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें लॉस भी हो सकता है, ये नुकसान भी किया जा सकता है। वो सब एक बड़ा टेक्निकल सा सवाल है। हम अपने नाजरीन को, चूंकि ये भी एक तो ये कि हम आम सामाइन के और नाजरीन के हवाले से बात करते हैं, दूसरे जो लोग हमारे इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं उनके हवाले से भी मैं ये बात करना चाहूँगा कि हम ये देखते हैं कि एक तो इंश्योरेंस हो गया, एक तो तकाफुल हो गया, दूसरा हम देखते हैं अपनी पॉलिसीज के अंदर कि जी री तकाफुल है। तो ये व्हाट इज री तकाफुल, और क्या री तकाफुल कराना क्या जरूरी है? क्या इसको ये भी एक प्रोसेस का हिस्सा है? जो री तकाफुल होता है ये दरअसल री इंश्योरेंस का ऑल्टरनेट है। ये वाकई एक टेक्निकल सवाल है और ख़ास तौर पे जो इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत मुफीद ये गुफ्तगू होगी कि जो री तकाफुल जो है वो री इंश्योरेंस का ऑल्टरनेट है। जिस तरीके से इंश्योरेंस का ऑल्टरनेट तकाफुल है तो इसी तरीके से री इंश्योरेंस का ऑल्टरनेट री तकाफुल है। जिस तरीके से एक क्लाइंट अपने या एक पार्टिसिपेंट अपने रिस्क को वक्फ पूल के ऊपर कवरेज ले लेता है, उसके ऊपर पार्क कर देता है, इसी तरीके से एक तकाफुल कंपनी या विंडो तकाफुल कंपनी अपने रिस्क को री तकाफुल के पूल के ऊपर डाल सकती है। लेकिन वो जो री तकाफुल है वो भी शरिया कंप्लाइंट होना चाहिए। तो ऐसी कंपनियां शरिया कंप्लाइंट मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में। नॉर्मली तो हम ये समझते हैं कि री तकाफुल या री इंश्योरेंस कंपनीज पाकिस्तान में नहीं होती, पाकिस्तान से बाहर ही होती हैं, उनका बेस पाकिस्तान से बाहर होता है, इसलिए कि उनका वॉल्यूम इतना बड़ा होता है कि हमारे पास। तो क्या वो इंटरनेशनल कंपनीज भी तकाफुल बेस और शरिया बेस होती जी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि री तकाफुल की फैसिलिटी देती हैं। और अगर आप देखें री इंश्योरेंस में जो लीडर्स हैं तो वही कंपनियां शरिया कंप्लाइंट री तकाफुल की फैसिलिटी दे रही है। मैं 2-3 का आपसे नाम लूंगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए। हैनोवर री, इसका अपना री तकाफुल का एक सेटअप मौजूद है। जर्मनी, ये बहरीन में इनका सेटअप मौजूद है जो री तकाफुल का है। इसी तरीके से जो म्यूनिख री है, जी उनका भी एक री तकाफुल का सेटअप मौजूद है जो कि मलेशिया के अंदर है। ठीक है। इसी तरीके से स्विस री, उसका भी ये बहुत बड़ी री इंश्योरेंस कंपनी है, लेकिन इसका भी री तकाफुल का सेटअप मौजूद है। और भी इस तरह की बहुत सारी री इंश्योरेंस कंपनियां हैं जिन्होंने अपना री तकाफुल का सेटअप स्टार्ट किया हुआ है। अगेन उसके ऊपर भी वही कंडीशन लागू होती है कि शरिया बोर्ड होगा, उलमाए कराम होंगे जो उनकी निगरानी करेंगे, शरई तरीके के मुताबिक उनको तकाफुल करना होगा। री इंश्योरेंस और री तकाफुल दोनों के फंड्स सेग्रीगेट होंगे, दोनों के मामलात और दोनों की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ये दोनों अलग अलग होंगी। तो इस तरीके से जो यहाँ की तकाफुल कंपनियाँ हैं वो पाकिस्तान से बाहर री तकाफुल ले रही होती हैं। आपने एक सवाल किया कि क्या री तकाफुल लाजमी है? देखें इसमें ऐसा होता है कि एज़ पर लॉ तो लाजमी नहीं है, लेकिन एज़ पर बेस्ट प्रैक्टिस और एक कैपेसिटी होती है हर तकाफुल कंपनी की,
तो और हर रिस्क को वो जो वक्फ पूल होता है वो हर रिस्क को अपने अंदर ले नहीं सकता, तो लिहाजा उसके लिए उसको रीतकाफुल की सहूलत चाहिए होती है। तो लिहाजा आम तौर पे जो है स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ बिजनेस हैं तो उनका रीतकाफुल लिया जाता है, फैमिली तकाफुल के अंदर भी और जनरल तकाफुल के अंदर भी। तकाफुल इंश्योरेंस का मुतबादल आ गया, लेकिन इंश्योरेंस इतना पुराना काम है मुफ्ती साहब, कई सौ साल से इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं, इतने वाफिर फंड्स हैं उनके पास, वो अपने क्लाइंट को बड़ी जल्दी मुतमईन कर देती हैं। क्या तकाफुल कंपनियों के अंदर भी ये सलाहियत है कि वो अपने क्लाइंट को मुतमईन कर सकें, उसके लॉस के हवाले से, उसके नुकसान के हवाले से? जी, इसमें ऐसा है कि जब तक विंडो तकाफुल कंपनियां नहीं आई थी तो उस वक्त तक फुल फ्लैश तकाफुल कंपनीज काम कर रही थी। तो फुल फ्लैश तकाफुल कंपनीज भी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ हमारे यहाँ काम कर रही थी और अभी भी कर रही हैं। उनके पास भी रिस्क को एक्सेप्ट करने की, उनके वक्फ पूल को अल्हम्दुलिल्लाह एक वाफिर मिकदार में कैपेसिटी तो मौजूद है, लेकिन जितनी ज़रूरत है, जितनी मार्केट में डिमांड है, उतनी बहरहाल उनके पास नहीं थी। ठीक है। इसके लिए जाहिर है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में स्ट्रॉन्ग जो है वो सलाहियत रखती हैं रिस्क को एक्सेप्ट करने की, तो ज़रूरी था कि वो भी तकाफुल के अंदर आती और अपनी मार्केट रेपुटेशन और अपनी सर्विस के ज़रिए तकाफुल की बेहतरीन खिदमत कर सकती। तो लिहाजा आज की तारीख़ में अल्हम्दुलिल्लाह जो बहुत बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जैसे मिसाल के तौर पे EFU है, जुबली है, ये अपने तकाफुल के सेटअप को ला चुके हैं और बहुत बड़ी कैपेसिटी इनके पास मौजूद है तकाफुल की। अगर कोई क्लाइंट उनके साथ काम करना चाहे तकाफुल में तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पास जो है तकाफुल की फैसिलिटी मौजूद है, एक अच्छी मिकदार में, एक स्ट्रॉन्ग उनके पास बैक मौजूद है, री तकाफुल की फैसिलिटी भी मौजूद है। हाँ, ज़रूर इसकी है ज़रूरत, इस बात की है कि जितना जितना तकाफुल का काम बढ़ता जाएगा तो इंशाअल्लाह ये जो तकाफुल कंपनियां हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं तो इनकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, बिजनेस बढ़ता जाएगा। और अभी पाकिस्तान में और भी बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि तकाफुल में आ रही हैं। तो मैं समझता हूं कि अगला दौर इंशाअल्लाह तकाफुल का, जी इंशाअल्लाह अगला दौर तकाफुल का है, अगला दौर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस का है। मुफ्ती साहब, माशरे में एक आम चलन है कि हुकूमत हर मामले में रुकावट पैदा करती है। आपके भी यकीनन रेगुलेटर मौजूद होंगे, कोई ना कोई इदारा आपको रेगुलेट करता होगा, तकाफुल को रेगुलेट करता होगा। उसमें वो तकाफुल के काम में कुछ मदद भी करता है या दीगर हुकूमती इदारों की तरह उसमें रुकावट डालता है? एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि कौन सा इदारा आपको रेगुलेट करता है? अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर पॉजिटिव बात है, जो है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत पॉजिटिव बात है, उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम है। इस वक्त जो इदारा रेगुलेट करता है गवर्नमेंट साइड से तकाफुल इंडस्ट्री को, वो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP इसको रेगुलेट करता है। SECP बहुत विलिंग है तकाफुल के अंदर, और जैसे ही जो है वो तकाफुल रूल्स 2005 आए थे, उसके बाद ये भी SECP की एफर्ट थी। इसके बाद तकाफुल कंपनीज आई, उन्होंने उनकी बहुत सपोर्ट की, उनको लाइसेंस दिए, उनकी सपोर्ट की, और बहुत सारी रेगुलेशंस ऐसी थी जो कि चेंज करानी थी तो उन्होंने उसके अंदर सपोर्ट की। फिर तकाफुल रूल्स 2012 आए जिसमें उन्होंने मज़ीद एक्सटेंड किया और इन्होंने विंडो तकाफुल की इजाज़त दी, और आज जितनी भी विंडो तकाफुल कंपनियां लाइसेंस के लिए अप्लाई करती हैं SECP से, तो SECP उनकी बहुत हेल्प करती है और कोशिश करती है कि जल्द अज जल्द उनको तकाफुल का लाइसेंस दे दे। इसके बाद भी इंडस्ट्री को कोई इशू पेश आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो अफराद हैं, वहाँ जो ज़िम्मेदार हैं, वहाँ जो टीम मौजूद है वो बहुत सपोर्टिव है और तकाफुल को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वो। तो इस एतबार से बहुत पॉजिटिव बात है। मतलब सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको मुकम्मल सपोर्ट हासिल है मुल्क के तमाम इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इस्लामाइज करने में तकाफुल की बड़ी सपोर्ट हासिल है, बल्कि उनकी तरफ से बाकायदा इसका चेक एंड बैलेंस है, उसका इंस्पेक्शन भी होगा, उनकी रेगुलेशंस हैं कि आप इस सिस्टम को शरिया कंप्लाइंस के तौर पर मज़ीद किस तरीके से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उन्हीं का कहना है कि जी आपने शरिया एडवाइज़र भी रखना है, उनका कहना है कि आपने शरिया कंप्लाइंस ऑफिसर रखना है। और एक बहुत ज़बरदस्त काम जो SECP ने किया वो ये कहा तमाम तकाफुल कंपनियों को और तमाम विंडो तकाफुल कंपनियों को कि आपने एक्सटर्नल शरिया ऑडिट भी कराना है। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और कोई भी इशू आता है तो SECP हर वक्त मौजूद है हमें हेल्प करने के लिए। और सरकारी सतह के ऊपर भी इस वक्त हमारी जो गवर्नमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है इस्लामिक फाइनेंस के लिए और तकाफुल के लिए। नाज़रीन, ये एक बड़ी खुशाइंद बात है मुफ्ती साहब ने कही
कि जी गवर्नमेंट भी बड़ी इसके लिए पॉजिटिव है और बहुत हेल्प करती है। तो सब बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनियां काम कर रही हैं, आपकी अपनी भी तकाफुल, बहुत सारी तकाफुल कंपनियां काम कर रही हैं, आपकी अपनी तकाफुल कंपनी भी। कौन सी तकाफुल कंपनियां काम कर रही हैं पाकिस्तान में, और कौन कौन कुछ बेहतर रिजल्ट दे रहा है? मैं ये कहूँगा कि मेरी अपनी कोई तकाफुल कंपनी नहीं है। नहीं, मतलब आप जहाँ जिन बहुत सारी तकाफुल कंपनियों से अलबत्ता ये ज़रूर है कि मैं जो है EFU ग्रुप का शरिया एडवाइज़र हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह EFU जो लाइफ है उसने भी अपनी फैमिली तकाफुल की प्रोडक्ट लेकर आए हैं, इंडिविजुअल के अंदर भी और ग्रुप के अंदर भी, दोनों की इनके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। जो इनसे इस्तिफ़ादा करना चाहे उनसे इस्तिफ़ादा कर सकता है। इसका ब्रांड है हिमाया के नाम से EFU लाइफ ने अपना तकाफुल का ब्रांड लेकर आया है, और बहुत ही सिंसियरली तकाफुल के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। इसी तरीके से EFU जर्नल जो 80 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है जी, तो उसने भी अपना तकाफुल स्टार्ट किया हुआ है। उनके पास भी तमाम तकरीबन बहुत सारी क्लासेस ऑफ बिज़नेस इनके पास मौजूद हैं कि जिसमें वो तकाफुल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से EFU की तीसरी कंपनी है जो कि EFU अलियांस EFU के नाम से है, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस करती है, वो भी अपना हेल्थ तकाफुल लेकर आ रही है। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। और सेकंड ये है कि और भी तकाफुल कंपनियां हैं, फुल फ्लेज तकाफुल कंपनीज़ भी हैं। मिसाल के तौर पे पाक कतर एक ज़माने से काम कर रही है, पाक कुवैत काम कर रही है, तकाफुल पाकिस्तान है, जुबली को भी तकाफुल का लाइसेंस मिल गया है, आदमजी भी तकाफुल के अंदर आने वाली है, और भी इस तरह की और भी छोटी और दरमियानी किस्म की इंश्योरेंस कंपनियाँ हैं जो कि तकाफुल में आ रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी मार्केट डेवलप हो गई है। मेरी नाज़रीन से रिक्वेस्ट ये होगी कि जब इस तरफ जाना हो तो हम तकाफुल की तरफ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह तकाफुल को पाकिस्तान के मुसलमान ही कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, मुफ्ती मोहम्मद इब्राहिम ईसा साहब के साथ हमारी गुफ्तगू थी। मैं एक मरतबा फिर शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब का कि आप तशरीफ़ लाए इतनी खूबसूरत और इतनी मालूमात अफ़ज़ा गुफ्तगू की तकाफुल के हवाले से। नाज़रीन, तकाफुल उसी सूरत में कामयाब हो सकता है कि जब आप इसको कबूल करें, अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, और अपने दीगर अमवाल के लिए भी, अपनी इमलाक के लिए भी, ताकि जनरल तकाफुल भी करवा सकें, फैमिली तकाफुल भी करवा सकें, और इस्लामिक प्रोडक्ट को मज़ीद फ़रोग़ हो सके। इस्लाम के नाम पर आने वाली वो प्रोडक्ट जो इस्लामिक बैंकिंग में है, यकीनन हम ये समझते हैं, उलमाए कराम भी ये समझते हैं कि इसमें बहुत बेहतरी होने की उम्मीद बाकी है, और बहुत बेहतरी हो भी रही है। इंशाअल्लाह बेहतरी भी होती रहेगी, लेकिन साथ साथ आपका ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने मेज़बान शकील खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।